नमस्कार। ग्रोथमोट यूपीएससी की आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अध्ययन हेतु विशेष श्रृंखला के आज के यानी छठे उपाख्यान में मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस उपाख्यान के तहत हमें सिक्स्थ अध्याय देखना है, यानी कि सिक्स्थ चैप्टर देखना है, जिसका नाम है प्रोसेस रिफॉर्म्स एनेबलिंग डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। यानी कि जो विषमताएं है, जो भविष्य में जो अनसर्टेनिटी रही है उसके साथ मिलकर यहाँ निर्णय करने की जो क्षमता है और वो निर्णय करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस रिफॉर्म्स ज़रूरी है उसकी यहाँ डिटेल्ड चर्चा हुई है। भारत की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसको भी देखा गया है और इसके कारण को भी तपासा गया है कि क्यों भारत में यह जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है उनका जो कंपाइलेंस है वो तो हो ही रहा है, मगर यहाँ जो दिक्कत है वो कहाँ आ रही है उसका यहाँ बहुत ही गहरा विश्लेषण किया हुआ है। जैसे हमें मालूम है कि आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही अहम दस्तावेज होता है, बहुत ही गहरा विश्लेषणात्मक दस्तावेज होता है, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट के साथ ही प्रतिवर्ष सार्वजनिक किया जाता है। इसमें सरकार के सरकार का जो लेखा जोखा होता है, सरकार का खर्च व्यय, सरकार की खर्च करने की जो दिशा होती है, उसका यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से हमें प्रमाण मिलता है। साथ ही में 2 अंकों में यह पूरा अंक सार्वजनिक होता है। पहला अंक जो होता है वो मात्र और मात्र नीति निर्माण का होता है और दूसरे अंक में क्षेत्रवार तथ्यात्मक माहिती हमें देखने को मिलती है। फिलहाल हमारी चर्चा प्रथम भाग के तहत हम लोग चल रहे हैं, प्रथम भाग की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नीति निर्माण की बात आती है और उसमें भी हमने पहले 5 जो अध्याय थे उनके ऊपर अध्ययन हमारा संपूर्ण कर लिया है। तो अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो आप ग्रोथमोट यूपीएससी के चैनल में प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक सर्वे का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे पूरा का पूरा पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए, तब जाके साइमल्टेनियसली एक के बाद एक लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिए। आपकी समझ गहरी होगी पूरे सर्वेक्षण के बारे में और साथ ही में आपको बहुत ही उपयोगी होगा। आपकी परीक्षा है, चाहे जो कोई भी परीक्षा हो, जो कोई राज्य की हो, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये सेशंस जो है वे बहुत ही फायदा करवा सकते हैं। तो अब मूल चर्चा पर आते हैं। हमारी आज की जो बात है वो आगे चलाते हैं। प्रोसेस रिफॉर्म्स यहाँ कवर सेम ही है, इसको एनालाइज करना कोई जो है अर्थपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि प्रति लेक्चर हम लोग यह करते आए हैं। यहाँ 2021 टाइटल दिया हुआ है। आज का जो लेक्चर है वो 6th लेक्चर है, चैप्टर 6 है और वॉल्यूम 1 के तहत प्रोसेस रिफॉर्म्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करेंगे। देखिए, यह कवर फोटोग्राफ है। अगर आपने नहीं देखा है तो अधिकांश छात्रों ने तो देख ही लिया है कैसा ये डॉक्यूमेंट होता है। और आज डिजिटल युग में ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सार्वजनिक होने के त्वरित ही बाद हमारे पास आ जाते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन में आ जाते हैं। तो एक तरह से हमारे लिए इन चीज़ों तक पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। देखिए, यह वॉल्यूम 1 है। ऐसा ही कवर, सेम कवर वॉल्यूम 2 का भी है, जिसका हम लोग विश्लेषण जो है वो 10 अध्यायों के बाद, 10 उपाख्यानों के बाद हम लोग करेंगे। यानी कि इस श्रृंखला के 10 चैप्टर संपूर्ण हो जाए भाग 1 के, उसके बाद हम लोग भाग 2 का अध्ययन शुरू करेंगे, उसका विश्लेषण शुरू करेंगे, तब वहां उसका कवर देखेंगे। आज जो हमें बात करनी है वो चैप्टर है 6th, यानी कि प्रोसेस रिफॉर्म्स। कई वर्षों पहले एक ऑफिस नामक एक कॉमेडी कार्यक्रम चलता था, लगभग सोनी के सब टीवी के ऊपर चलता था, और उसमें एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर था मुसद्दीलाल। वो मुसद्दीलाल प्रत्येक एपिसोड में उसे कोई एक सरकारी कचहरी का काम पड़ता था और वो काम करवाने के लिए जाता था, और वहाँ उसका काम जो है वो नहीं होता था। सरकारी कर्मचारी जो है वो अपना काम अपने दूसरे कलीग के सर पर रखते थे। उसका जो कलीग है वो जो है रिश्वत लेता था, काम में डिले करता था, निर्णय ना ले पाता था, ठीक है। और यह सारी चीज़ों की वजह से जो आम आदमी है उसे बहुत ही दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ जो हमारे देश में ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज़ है वो बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही पेचीदी है, और इसीलिए आमतौर पे आम आदमी जो होता है वो सरकारी दफ्तर जाने से बचता है। अगर सरकारी काम कोई आ गया, किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ज़रूरत है और सरकारी कचहरी के साथ उसे डील करना ही है, तो जो है उसका मोरल जो है वो आज भारत में डाउन होता है। ऐसा क्यों है, इसका यहाँ बहुत ही अच्छा कारण दिया हुआ है, और कैसे इस पूरी इमेज को हम लोग बदल सकते हैं, कैसे सरकारी दफ्तर को एक निजी दफ्तर के रूप में उसका रूपांतरण कर सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसकी यहाँ बात की गई है। जो ऑफिस थी वो एक कॉमिक थी, मगर उसमें एक बहुत ही अच्छा संदेशा था और भारत की जो रियलिटी है वो दिखाई गई थी। तो यहाँ यही रियलिटी को हम कैसे बदले, यह रियलिटी के कौन कौन से कारण है, उसकी यहाँ इस
पूरे चैप्टर में, इस पूरे अध्याय में भरपूर चर्चा हुई है, जिसको हम लोग आज संक्षिप्त में देखेंगे, उसका विहंगावलोकन करेंगे। अब आगे देखें तो यह चैप्टर की शुरुआत है, पहला पेज है 6th चैप्टर का। जैसे आपको शीर्षक तो दृश्यमान ही है और आपको मालूम ही है कि प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात करता है, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे सर्वेक्षण भी हुए हैं जहां भारत का प्रदर्शन जो है ऐसे मामलों में बहुत ही जो है घटिया है, बहुत ही खराब है। हमारे जो पीर कॉम्पिटिटर्स है उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है, मगर यहाँ भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ जो कंपाइलेंस है वो तो हो रहा है, मगर जो रेगुलेशन होना चाहिए, जो इफेक्टिव रेगुलेशन होना चाहिए, जो एफिशिएंट रेगुलेशन होना चाहिए, उसकी हमें गैरहाजिरी देखने को मिलती है। तो यहाँ एक ही इसका कारण है। अगर एक सेंटेंस में इस पूरी परिस्थिति का अगर कारण हमें बोलना है तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत में ऐसा ओवर रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है, ओवर रेगुलेशन की वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ आमतौर पे ऐसा होता है कि कोई दिक्कत आ गई, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कोई समस्या खड़ी हो गई, तो हम उस समस्या को खत्म करने के लिए हम लोग रेगुलेशन का सहारा लेते हैं, एक और रेगुलेशन जोड़ देते हैं, एक और नया नियम बना देते हैं। तो इस तरह यह जो पूरा नियम का पूरा एक हिप हो गया है हमारे सामने और बहुत ही पेचीदा है। और इसीलिए यहाँ आमतौर पर यहाँ का जो रेगुलेशन है वो अधूरा ही रहता है, वो परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स अधूरे रहते हैं। यह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से, यह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही इतना पेचीदा है कि कॉन्ट्रैक्टर पार्टीज होती है, जो पक्ष होते हैं, वे अपने आप में बहुत ही, आप समझ लीजिए कि बहुत ही कठोर महसूस करते हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट परिपूर्ण हो, इसीलिए वे अधूरा छोड़ देते हैं। और उसी के कारण हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी आधा अधूरा सा ही रहता है। और ऐसे हमारा क्रम जो है वो हमारे पीर से बहुत ही कम है, बहुत ही घटिया है हमारा प्रदर्शन। तो देखेंगे आगे। देखिए यहाँ एक टेबल आपके सामने है जिसमें कंपैरिजन ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एनफोर्समेंट की बात की गई है 2020, ठीक है। यह एक वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा या वर्ल्ड जस्टिस फोरम के द्वारा सार्वजनिक किया जाता यह एक अहवाल है, जिसमें सारे देशों की जो परिस्थिति है वो देखी गई है। इसमें हम लोग अगर कंपेयर करें भारत को अन्य देशों के साथ तो हम लोग हमारा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। सबसे प्रथम रेगुलेटरी एनफोर्समेंट। देखिए रेगुलेटरी एनफोर्समेंट में हम लोग 74th रैंक पर है। अब देखिए US 20 के ऊपर है, UK 13, सिंगापुर 3, कनाडा 11, ब्राज़ील, रशिया, चाइना 45। तो लगभग सारे यहाँ जो हमें उदाहरण दिए हुए हैं राष्ट्रों के, उनसे भारत का प्रदर्शन इसमें बहुत ही बेहद खराब है। जो रेगुलेशन भारतीय सरकार बनाती है उनका एनफोर्समेंट बहुत ही अच्छी तरीके से वायबल रूप से नहीं होता है। तो ये प्रथम प्रमाण है। दूसरी बात करें तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर इफेक्टिवली एनफोर्स्ड। यस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर इफेक्टिवली एनफोर्स्ड। इसमें भारत का क्रम 104th है। तो इसमें भी रिलेटिवली हमारा जो परफॉर्मेंस है बहुत ही खराब है। सरकार रेगुलेशन तो बनाती है मगर उसका एनफोर्समेंट भी करवाना होता है। यह एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही हमारा इल है, पुअर है, करप्टेड है, ओपेक है, ठीक है। और यह सारे कारणों की वजह से आज हमारा रैंक बहुत ही पीछे है, 104वें नंबर पर हम है। उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन आर अप्लाइड एंड एनफोर्स्ड विदाउट प्रॉपर इनप्रॉपर इन्फ्लुएंस। तो उसमें हम लोग 107वें पायदान पर है। अन्यथा अगर आप दूसरे देशों को देखें भारत की तुलना में तो वे सारे देश अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, बट भारत यहाँ प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड विदाउट अनरीजनेबल डिले। उसमें भी भारत जो है वो 89th क्रम पे है, यानी कि बेहद खराब प्रदर्शन है। उसके बाद का परिमाण देखें, ड्यू प्रोसेस इन रिस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, इसमें भारत कंपैरेटिवली अच्छा कर रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की प्रजा जो है उसको विश्वास है सरकारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। सरकार जो रेगुलेशन बनाती है, सरकार जो नीति नियम का निर्माण करती है, उसे भारत के लोगों के द्वारा फॉलो भरपूर किया जाता है। मगर यहाँ दिक्कत जो है वो उस प्रोसेस में है कि वो प्रोसेस अपने आप में एक बहुत ही खराब है। अन्यथा भारत का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छा है, मगर उसका कंपाइलेंस भी लोगों के द्वारा जो है वे करने की इच्छा रखते हैं, मगर यह कंपाइलेंस पूर्ण रूप से हो नहीं सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा करप्टेड सिस्टम। अकाउंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि सरकारी अधिकारी जो है वो मात्र और मात्र रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही जो है परिपूर्ण करने में लगे रहते हैं,
ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कोई काम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ एक मात्र ऐसा परिमाण है जिसमें भारत की स्थिति कुछ अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है बल्कि कुछ अच्छी है, और वो है कि लोगों का, भारत के नागरिकों का सरकारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में विश्वास तो 100% भारतीय लोग रखते हैं, कंप्लायंस के लिए राजी है, मगर फिर भी कुछ एक कारणों की वजह से 100% कंप्लायंस हो नहीं सकता। तो ये यहाँ इसका परिमाण है। अब आगे देखें तो हमें मात्र और मात्र भारत की ही तुलना करनी है 2015 और 2020 में, यानी कि 5 वर्ष पहले का भारत और आज का लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके तहत भारत की रैंकिंग, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट ओवरऑल रैंक, जो भारत 2015 में 69th रैंक के ऊपर था, वो पीछे आ गया है और वो हो गया है 74th। फिर उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर इफेक्टिवली एनफोर्स्ड, तो उसमें भी 87 में से हम लोग कम होकर आ गए हैं 104, यानी कि यह हमारी अधोगति है, हमारा प्रदर्शन यहाँ खराब है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर अप्लाइड एंड एनफोर्स्ड विदाउट इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस, यहाँ भी 107 के पायदान पर हम लोग चले गए हैं, पीछे चले गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड विदाउट अनरीजनेबल डिले, 2015 में हम लोग 75वें स्थान पर थे, वो आज हम लोग 89th रैंक के ऊपर चले गए हैं। ड्यू प्रोसेस इज रिस्पेक्टेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, तो यहाँ 72 से हमने थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया है, मात्र एक ही परिमाण में, और वो ये है जिसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट भारत के संदर्भ में देखने को मिलती है। नंबर ऑफ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो यहाँ 102 और 128 है। 2020 में 128 कंट्रीज़ का यह सर्वेक्षण हुआ था और 2015 में वो हुआ था 102 कंट्रीज़ का। ठीक है, तो ये भारत का स्टैंड है 2015 में और आज 2020 में। अब हमें देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतने जो है सारे रैंक हम लोग पीछे जा रहे हैं, हमारा जो प्रदर्शन है वो इतना बदतर हो रहा है। तो इसका एक वाक्य में अगर आपको जवाब देना है तो वो तो मैंने आपको दे दिया कि भारत में ओवर रेगुलेटरी वेब है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एक समस्या उत्पन्न हुई तो उसके लिए एक नया रेगुलेशन, दूसरी समस्या उत्पन्न हुई दूसरा रेगुलेशन, तीसरी समस्या उत्पन्न हुई तीसरा रेगुलेशन। तो एक इतना जटिल वेब बना हुआ है कि यहाँ सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कंपाइल करना वो अपने आप में एक असंभव सी बात है, इम्प्रैक्टिकल बात है, यानी कि वो एक प्रकार से बिन व्यवहारिक है या अव्यवहारिक है। अब यहाँ हमें देखना है, देखिए वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो हमने आंकड़े देखे ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हैं, जो कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जो सार्वजनिक किया जाता है, इनकी गिनती की जाती है। अब हमें देखना है कि भारत प्रत्येक परिमाण में पीछे चल रहा है, प्रत्येक परिमाण में जो 2015 में परिस्थिति थी उससे भी परिस्थिति और बदतर हुई है। तो यहाँ जो हम लोग सरकारी दावों को देख रहे हैं कि ईओडीबी में हमने इतना किया, हमने इतना किया, इतना किया, वो सब फेक है, वो सब बेसलेस है। यहाँ सब बातें जो है वो हमें दिखती है और इकोनॉमिक सर्वे ये सारी बातें हमारे सामने रखता है। फिर काफ़ी सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं, यह तो एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की बात है, उनके द्वारा जो अहवाल पेश किया गया उनकी बात है, मगर काफ़ी सारे जो ऐसी एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा ऐसे रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, ऐसे अहवाल, ऐसे संशोधन तैयार किए जाते हैं। और उसमें से एक जो ऐसी एजेंसी है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्वेक्षण किया और देखा कि भारत में कंपनी शुरू करना तो एक बहुत ही असंभव सी बात है, मगर अगर कंपनी कोई शुरू है और अगर उसे बंद करना है, ठीक है, तो उसे बंद करने के लिए लगभग 4.3 ईयर्स का समय लगेगा, मात्र और मात्र उसे बंद करने के लिए। ठीक है, और अगर दिनों की बात करें तो लगभग 1570 डेज आर रिक्वायर्ड टू स्टॉक ऑफ ए कंपनी इन ए कंट्री लाइक इंडिया। तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण बात है। यही बात अगर सिंगापुर में देखें तो मात्र और मात्र 2 ही महीनों में सिंगापुर में आप अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं। वहीं भारत में 4.5 वर्ष लगेंगे अगर आपको कोई भी कंपनी बंद करनी है। आपकी कंपनी के सामने कोई लिटिगेशन नहीं है, आपकी कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, आपकी कंपनी एकदम प्योर है, एकदम क्लीन है, मगर फिर भी अगर आपको उसे बंद करना है तो समय जो है वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जीएसटी
जो है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम टैक्स का एनओसी चाहिए, या अन्य किसी ऐसे डिपार्टमेंट के साथ अगर आपका व्यवसाय जुड़ा हुआ है तो उन डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंटों का एनओसी चाहिए। और अगर एक बार भारत में भारत के नागरिक को अगर सरकार की या सरकार के दफ्तर की ज़रूरत पड़ी तो हमें और आपको मालूम है कि कितना समय लगता है। तो यही समय यहाँ प्रतिबिंबित हुआ है, और इसी समय के ऊपर यह समय क्यों इतना ज़्यादा लगता है उसके कारण वो कैसे यह समय को कम किया जाए उसके ऊपर ही यह आज का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो ये हमें देखना था कि भारत में ऐसी खराब परिस्थिति है। अब देखिए यहाँ वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के द्वारा एक हमारे पास ग्राफ रखा गया है जिसमें कहा गया है कि रेगुलेटरी क्वालिटी अगर आप देखें भारत की, तो यहाँ एक बार यानी कि 2005 के करीब वो थोड़ी सी अच्छी थी, मगर फिर उसके बाद कम होती गई 2013-14 में वो एकदम बॉटम पे आ गई, वहाँ से फिर से बढ़ने की शुरुआत की, और 2019 में आज यहाँ हम लोग खड़े हैं यानी कि 45 से थोड़े ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी रेगुलेटरी क्वालिटी है इंडिया की, इसका ग्राफ है। फिर अगर उसे कंपेयर किया जाए अन्य देशों के साथ तो भारत हमारा ब्लू कलर्ड है, बाकी अन्य देश जो है वो डार्क रेड कलर्ड है। तो इसमें भी हमें भारत जो है वो कितना पीछे है सिंगापुर से, कनाडा से, यूके, यूएस, साउथ अफ्रीका से, वो में यहाँ दृश्यमान है। ब्राज़ील, चीन और रशिया वे करीब है भारत के। अगर भारत का प्रदर्शन ऐसे ही गिरता रहा, ऐसे ही परिस्थिति और खराब होती गई, तो हो सकता है कि अगले आर्थिक सर्वेक्षण में यही ग्राफ में ये तीनों इंडिया के आगे हो और इंडिया इन सब के पीछे हो। तो ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ कुछ एक चीज़ें ऐसी की गई है जो कि भारत की सरकार यहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन करके हमारी यह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व उसके कॉम्प्लियंस व उसके इम्प्लीमेंटेशन को और बेहतर बना सकती है, और भारत का क्रम जो है वो भी आगे ले आ सकती है, एज लाइक सिंगापुर और यूके का है। ठीक है, तो ये बात थी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अहवाल भी हमने देखा। अब देखिए यहाँ दो हमारे पास नमूने हैं, दो परिमाण है, एक तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है और दूसरी है ऑपरेशनल लाइसेंस लेने की प्रक्रिया। तो इसमें कितना समय लगता है, यहाँ स्टेट वाइज हमें बाइफर्केशन दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा समय अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की परमिशन लेनी है आपको, तो सबसे ज़्यादा समय यूपी में लगता है। यूपी की सरकार जो है वो इसकी परमिशन देने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लेती है, और इतना ज़्यादा समय कि यह समय लगभग 80 से 100 दिनों का है, यानी कि 3 महीने। 3 महीने अगर किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय शुरू करना है, कुछ एक निर्माण कार्य करने हैं, अपनी कचहरी बनाने के लिए, अपना दफ्तर या अपना कोई अन्य प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए या रखने के लिए, तो उसे यूपी में 80 से 100 दिन तक राह देखनी पड़ेगी कि कब सरकार जो है वो उनको हाँ बोले, कब सरकार परमिशन दे। और सरकार ऐसा परमिशन नहीं देगी। जो कोई यहाँ अकाउंटेबल अफसर होगा वो अफसर पहले तो पैसों की डिमांड करेगा, वो घूस की डिमांड करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, और फिर बाद में इनको सरकारी दफ्तर के जो है सरकारी दफ्तर बिल्डिंग के काफ़ी बार जो उसकी मुलाकात करवाएगा कि आप कल आ जाइए, परसों आ जाइए, नेक्स्ट वीक को देख लेंगे। ठीक है, ऐसे कारणों की वजह से यहाँ जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डिमोरलाइज होता है। वो कोई भी नया धंधा या नया व्यवसाय शुरू करने से पहले सोचता है, और अधिकांश जो एंटरप्रेन्योर है, अधिकांश जो पूंजीधारक है, वे यहाँ कोई किसी भी किस्म का व्यवसाय शुरू करने से डरेंगे, क्योंकि वे इस वेब में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इस वेब में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये वेब अपने आप में पेचीदी है। फिर यहाँ सबका है, गुजरात का भी है, उड़ीसा का भी है, बिहार का भी है, तमिलनाडु का भी है, सबका यहाँ हमें दिया हुआ है। फिर बाद में अगर दूसरा हम लोग देखें तो यहाँ लाइसेंस, ऑपरेटिंग लाइसेंस की बात की गई है। तो ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए केरला सबसे पीछे चल रहा है, क्योंकि सबसे अधिक दिन लगाता है, लगभग 1 महीना के ऊपर, 1 महीने के ऊपर। तो ये भी अपना आप में एक बहुत ही डीमोरलाइजिंग बात है। और ऐसे हालात में, ऐसे आंकड़ों में, ऐसे हालात में भारत में हम लोग ई और डी भी बढ़ा है ऐसा नहीं कह सकते। ये कहना
एक बहुत ही तुच्छ सी बात होगी, एक चीप स्टडी होगा, मगर अगर ओवरऑल स्टडी देखें तो भारत बहुत ही पीछे चल रहा है। इनफैक्ट 2015 से भी भारत की परिस्थिति रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके एनफोर्समेंट में, उसके कंपाइलेंस में बहुत ही कम हुई है, बहुत ही जो है घटी है। तो यही बात है जो कि हमें आज यहाँ देखनी थी। अब आगे देखें तो हमें मालूम है कि यह प्रॉब्लम तो है, रेगुलेटरी जो पूरा जो फ्रेमवर्क है वो एक तरीके से तो थोड़ा सा हानिकारक है ही है, वो तो हमें मालूम है, मगर यहाँ हमें इसके कारण देखने हैं। 4 कारण मुख्य रूप से मौजूद है। सबसे प्रथम, मोर रेगुलेशन इज एडेड ओवर टाइम रिगार्डलेस ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। यस, मोर रेगुलेशन। अगर आपको याद हो, जब जीएसटी लाया गया, जब जीएसटी अमल में रखा गया, तो सरकार जो है वो प्रतिदिन जीएसटी की जो नियमावली है उसमें भारी भरकम फेरफार करती थी, उसमें भारी सुधार करती थी। तो ये मोर रेगुलेशन एडिंग की बात है कि समस्या उत्पन्न हुई, रेगुलेशन ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी समस्या उत्पन्न हुई, दूसरा एक रेगुलेशन ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में एक रेगुलेशन का, नियमों का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खड़ा होगा जिसमें हम ही फंस जाएंगे, इनफैक्ट फंस गए हैं। फिर तो ये रहा पहला कारण, मोर रेगुलेशन फॉर ईच एंड एवरी चलेंगे। दूसरा कारण देखें तो डिस्क्रिशन इज नॉट प्रोवाइडेड और एक्सरसाइज्ड इवन व्हेन देयर इज ए कॉज टू डू। यस, यहां डिस्क्रिशन जो है यानी कि विवेक शक्ति, इसका उपयोग हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसका भी एक कारण अकाउंटेबिलिटी है, रेगुलेशन है। कोई भी अफसर को जब जिम्मेदारी प्राप्त होती है तो उसके साथ उसे एक प्रकार की जवाबदेही भी मिलती है। मात्र और मात्र जिम्मेदारी नहीं मिलती मगर एक जवाबदेही भी मिलती है। तो वह जवाबदेही को जो है वो सबसे सर्वोच्च मानता है और अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन चलता है। सारी चीजें टेक्स्ट बुक के तहत वो करवाने का प्रयास करता है कि यह रेगुलेशन ओके हो गया, दूसरा रेगुलेशन वो भी हमने कंपाइल करवा दिया, तीसरा रेगुलेशन वो भी हमने कंपाइल करवा दिया। ठीक है, क्योंकि उसे डर है कि अगर बाद में कोई लफड़ा होगा, कोई जो है किसी भी प्रकार का कोई कैओस होगा, तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो उसकी ही होगी। तो वो क्यों अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करे, वो क्यों अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करे? वो तो रेगुलेशन के तहत ही जाएगा। काम होना है तो हो, काम ना होना है तो ना हो। अपना क्या है, सरकार का है। जो कोई व्यक्ति होगा जो नाखुश होगा वो सरकार से होगा, अपना क्या है। तो यहाँ ये भी एक बहुत ही बड़ी दुविधा है। सरकारी अफसर जिनको सत्ता दी हुई है, जो जवाबदेह है, वे अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग कम से कम करते हैं, इनफैक्ट शून्य मात्र करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको डर है कि ऑडिट में या भविष्य में अगर कोई बात गलत हो गई तो उनको कटघरे में खड़ा करवाया जाएगा, उनको गुनहगार माना जाएगा। तो वो एक भी किस्म का रिस्क नहीं लेंगे, वो अपनी डिस्क्रिशन, अपनी विवेक शक्ति का, विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे। रेगुलेशंस को देखेंगे, कंपाइल हुआ है तो टिक करेंगे, कंपाइल नहीं हुआ है तो फाइल को रोक देंगे, उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात है, ये इसका दूसरा कारण है। तीसरे कारण की बात करें तो डिस्क्रिशन इज क्वेश्चनड विद द बेनिफिट ऑफ हिंडसाइट। यस, डिस्क्रिशन इज क्वेश्चनड विद द बेनिफिट ऑफ हिंडसाइट। यस, यहाँ हिंडसाइट यानी कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है सबसे प्रथम। ठीक है, तो अगर सारी अनसर्टेनिटीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे और सारी अनसर्टेनिटीज उत्पन्न ना हो, इस तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे तो वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काम नहीं कर पाएगा, असरकारक नहीं होगा या एफिशिएंट नहीं होगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विवेक शक्ति जो होती है उसके ऊपर प्रश्न किए जाते हैं, उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि XYZ कंपनी है, XYZ, अब उसे ऑनबोर्ड लिस्टिंग करवाना है। ठीक है, XYZ का जो डायरेक्टर X है वो अपनी कंपनी के वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए रखता है, मगर जब BSE में वो ऑनबोर्ड होगी, BSE या NSE कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जब वो ऑनबोर्ड होगी तो उसकी कीमत हो जाएगी, या कीमत जो है सार्वजनिक होगी, वो होगी 30 करोड़।
यहाँ एजम्प्ट किया गया था कि इसकी नेटवर्थ 10 करोड़ रुपीज़ है, मगर जब दाम सामने आए तब लगा कि नहीं नहीं भाई, ये तो हमारी भूल थी, 10 करोड़ नहीं थी, हमारी कंपनी तो 30 करोड़ की थी। तो यहाँ जो डिस्क्रिशन हुआ वो गलत हुआ, और इसके सामने यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बहुत ही होता है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मालिकी के होते हैं, उसमें ये आमतौर पे देखने को मिलता है। तो यहाँ जो पर्सनल जो व्यक्ति ने अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज किया है, उसको सवाल पूछे जाएंगे कि आपने क्या सोच कर ऐसा एक्सरसाइज किया कि आपकी हमारी जो कंपनी XYZ लिमिटेड, उसकी जो नेटवर्थ है वो मात्र 10 करोड़ है, यहाँ तो 30 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भी सरकारी अफसर जो अमलदार होते हैं वे डिस्क्रिशन का उपयोग करने से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाद में सवाल जो है वो हमें ही पूछे जाएंगे, तो वे रेगुलेशन के तहत चलते हैं। यहाँ विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं करते, रेगुलेशन के तहत ही चलते हैं। तो बाद में जब कोई लफड़ा हो तो वो कह सकते हैं कि भाई हम तो रेगुलेशन के तहत ही चले हैं, नियमों के तहत ही चले हैं, हमने हमारी विवेक बुद्धि का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ ये भी एक कारण है कि हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अच्छी तरीके से चल नहीं पा रहा है, या कंप्लायंस तो हो रहा है, मगर यहाँ जो एक प्रकार से जो विश्वास होना चाहिए, जो तेज गति से काम होने चाहिए, वो काम यहाँ होते नहीं है। और ये सारी चीजें भुगतनी भारत को पड़ती है, भारत के नागरिकों को पड़ती है। अब आगे देखें तो चौथा और आखिरी कारण है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉलो डिफॉल्ट प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको जो अपने पूर्वजों से मिली हुई जो मोडस ऑपरेंडी है काम करने की, वही फॉलो करते हैं। वे एक भी प्रकार का डिस्क्रिशन, फिर से यहाँ डिस्क्रिशन आ गया, वे यूज नहीं करते हैं, वे रेगुलेशन के तहत ही चलते हैं, वे नियमों के तहत ही चलते हैं, वे टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, और जमीनी स्तर पर जो व्यवहारिकता की जरूरत होती है वो उनमें देखने को नहीं मिलती। ये भी एक कारण है कि भारत में आज रेगुलेशन जो है वो फेल हो रहा है, हम लोग अधोगति में जा रहे हैं। तो ये इसका दूसरा प्रमाण है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वे चेकलिस्ट बनाते हैं कि हमने यह सारे रेगुलेशंस को डन कर दिया, इतने रेगुलेशंस बाकी है, उसमें कोई विवेक बुद्धि, विवेक शक्ति की कोई जगह रहती नहीं है। तो ये अपना अपना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो ये 4 कारण है मुख्य कि भारत की आज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की यह हालत है, भारत में आज प्रोसेस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। फिर बाद में इसका सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ इकोनॉमिक सर्वे ने इसके सॉल्यूशन का भी मार्ग दिया है, जिसके तहत 3 बिंदुओं में देखना है। सबसे प्रथम बिंदु, स्ट्रेंथन एक्स एंटे अकाउंटेबिलिटी। एक्स एंटे अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है किसी भी संस्था के, किसी भी यूनिट के, उन्हें सबसे प्रथम तो पावरफुल बनाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उनके पास डिस्क्रिशन की जो अपेक्षा है, जो आशा है, वो रखनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको पावरफुल बनाना चाहिए, उनका जो डिस्क्रिशन है वो अनक्वेश्चनेबल बनाना चाहिए कि अगर किसी भी समय के बिंदु के ऊपर, किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर अगर किसी अफसर ने कोई अपने विवेक बुद्धि से निर्णय लिया है, तो भविष्य में वह विवेक बुद्धि का निर्णय जो है उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। सबसे प्रथम यहाँ वो निश्चित करना चाहिए। तो ये बात है एक्स एंटे अकाउंटेबिलिटी की, यानी कि बीओडी को मजबूत बनाना। फिर दूसरा देखें तो बीइंग ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जो निर्णय लेने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे पारदर्शी बनाना चाहिए। अगर वो एक बार पारदर्शी बन गई तो उसमें से जो भ्रष्टाचार है वो निकल जाएगा, जो काम में डिले होता है वो निकल जाएगा। प्रत्येक अफसर, प्रत्येक हायरार्की में प्रत्येक व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है वो फिक्स हो जाएगी और उसे पूर्ण करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ ये भी एक मांग है कि पूरी प्रोसेस को, निर्णय लेने की जो पूरी प्रोसेस है उसे, डिसीजन जो है उसे पारदर्शी बनाई जाए। साथ ही में यहाँ एक और बात देखनी है, और वो ये है कि देखिए फ्यूचर अनसर्टेन है, वो हमें सबको मालूम है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें सारी अनसर्टेनिटीज को देखकर रेगुलेशन बनाना वो अपने आप में एक मूर्खता है जो आज भारत कर रहा है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार
एक बार आपने किसी भी अनसर्टेन जो है प्रक्रिया में अगर आपने एक बार छोटा सा एक फिस्टफुल रेगुलेशन बना दिया और यह चीज़ों को शुरू कर दी, यह प्रोसेस को शुरू कर दी, तो आगे चलकर यह सारी जो प्रोसेस है वो अपने आप में स्मूथ हो जाएगी। वो दुनिया के कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे संशोधनों में सिद्ध हुआ है। मगर यहाँ सरकारें समझती नहीं है और सरकारों को मात्र और मात्र रेगुलेशन बनाना है। ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, इसका क्या फ़ायदा मिल रहा है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वे आंकड़ों पर ही खेलते हैं। तो यही बात है और यहाँ हमें यही समझना है प्रथम और अंत में कि अनसर्टेन जो चीज़ें होती है उनका आप रेगुलेशन नहीं कर सकते। संपूर्णतः उसे रेगुलेशन उसका नहीं किया जा सकता। अगर रेगुलेशन किया तो एक पेचीदी नेटवर्क सिस्टम जो है वो उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार निकल नहीं सकेगी। बेटर यह है कि ऐसी अनसर्टेन चीज़ों को, प्रक्रियाओं को एक फिस्टफुल ऑफ रेगुलेशन से चलाना चाहिए और आगे जो जो समस्या उत्पन्न होती है वो अपने आप में समाप्त हो जाएगी। वो यहाँ काफ़ी सारे अहवालों में, काफ़ी सारे लेखों में, संशोधनों में यह बात सिद्ध की गई है, कहा गया है। तो सरकार को यहाँ ये फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद आखिरी में बिल्ड रिसाइलेंट एक्स पोस्ट रिजोल्यूशन सिस्टम। देखिए यहाँ एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट, ये विवेक बुद्धि के साथ जुड़ी हुई बात थी। एक्स एंटे यानी कि पूर्व, निर्णय लेने के पूर्व की बात थी, और एक्स पोस्ट जो है वो निर्णय लेने के पश्चात की बात है। तो यहाँ अगर एक्स पोस्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को में रिसिलेंट बनाना है, अच्छा बनाना है, तो यहाँ सबसे अच्छी लीगल सिस्टम होनी चाहिए। लीगल सिस्टम मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ तो क्या होता है कि अगर एक बार कोई भी डिस्प्यूट हो गया है, उसे रिजोल्व करना है, तो अगर हम लीगल हमारी सिस्टम का अप्रोच करेंगे तो वो भी मंद है, वो भी सुस्त है। हमारी जो डिलीवरी होती है जस्टिस की हमारे देश में, वो भी डिले होती है, बाद में होती है। तो यहाँ इन सारे कारणों की वजह से हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमने देखी इस छठे अध्याय में, जो कि प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात करते थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ सरकारी दफ्तरों के ऊपर जो भरोसा है भारतीय नागरिक का, वो बढ़े, इसीलिए यहाँ प्रोसेस रिफॉर्म्स ज़रूरी है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, भारत का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छा है। भारत के लोग जो है वो इस फ्रेमवर्क के साथ कंपाइल भी करते हैं। अधिकतम लोग जो है वे कंपाइल करते हैं, मगर यह कंपाइलिंग प्रोसेस जो है वो इल है, वो भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है, टाइमली नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो इसको यहाँ इफेक्टिव बनाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने हमें 3 चरणों का एक ब्लूप्रिंट दिया है, एक रूपरेखा दी है, जिसको फॉलो करके हमारी सरकार जो है वो हमारा रैंकिंग प्लस भारत में काम जो है वो सुधार सकती है, गतिशील बना सकती है और पारदर्शी भी बना सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम दिस साइड। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।